आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सारे 2-3 दिन के करंट अफेयर्स देखते हैं। तो ये सब हम देखेंगे। नोबेल प्राइज़, फोर्टिफाइड राइस, रतन टाटा, सैमसंग वर्कर स्ट्राइक, अमेरिका में जो ग्रीन पैच है, और ये सारे लिस्टेज हमने किए ही हुए हैं। तो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला है। अब यार एआई के लिए, हालांकि इस पर काफ़ी बवाल भी हुआ है, इस बार नोबेल प्राइज़ पे काफ़ी बवाल हो रहा है। एनीवे छोड़ते हैं हम उसको। बट यहाँ पे जो प्रोटीन रिसर्च में, प्रोटीन पे रिसर्च हुई है, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, और बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये हुई है। तो इसके लिए डेविड बेकर, डेमिस हेज़ेबिस और जॉन जंपर, इन सबको नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री मिला है। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है भाई, इसमें प्रोटीन्स के बारे में बताया है कि किस तरीके से प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, नए नए सिंथेटिक प्रोटीन। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे एआई की हेल्प ली गई है। तो हेज़ेबिस और जंपर ने अल्फा फोल्ड, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को दिखा देता है। तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है उसने पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। पहले एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करते थे हम, बेसिकली ये मेरे एमएससी में भी था। एक्सरे पूरा एक टॉपिक ही था बहुत भाई। एक्सरे और ये जो लेज़र होती है ना, ये एक अपने में ही ब्रांच है। ठीक है ना। तो पहले वो देखते थे, लेकिन अब नहीं, सीधा आप एआई से ही एक एक चीज़ जो है वो पता लगा सकते हो। 3D स्ट्रक्चर पता लग गया तो सब कुछ पता लग गया। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कंप्यूटेशनल मेथड से ये पता चला कि जो नए प्रोटीन्स हैं ना, वो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है ना। ये कमाल की बात है। लेकिन ये फंक्शंस जो हैं आप इनको बना सकते हो, और ये यूजफुल फंक्शन, जैसे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को खत्म कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ने ही ये दिखाया कि एआई आगे आने वाले समय में, एआई जो है वो तबाही मचाने वाली है। ठीक है ना। तो प्रोटीन्स आपको पता ही है बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और इसी की वजह से हमें तो प्रोटीन लेते रहिए खाने में। फोर्टिफाइड राइस अगेन पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चावल होता है। आप बोलेंगे सर ये कौन सा चावल होता है। फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि सबको देंगे हम। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2028 तक आएगा। आपको बता दें 2013 में आया था, मनमोहन सिंह लेके आए थे कि हर किसी को कम से कम फूड सिक्योरिटी तो मिले। WTO पे बहुत बवाल भी चल रहा है। तो सरकार ये स्कीम सबको वो दे रही है, फ्री फूड। अब इसमें फ्री फूड में, खैर ये स्कीम सभी के लिए जो गरीब है, लेकिन इसमें अब फोर्टिफाइड राइस भी आ गया। तो आपको पता है कि अभी NFHS की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में आधे से ज़्यादा महिलाएं एनेमिक हैं, ब्लड लॉस, यानी कि उनको खून की कमी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। तो ये फोर्टिफाइड राइस इस तरीके का होता है, ये कमाल करेगा। तो बेसिकली फोर्टिफाइड मतलब, जैसे क्या फोर्ट क्या होता है, फोर्ट मतलब किला जो होता है वो आपको प्रोटेक्ट करता है। अगर आप किले के अंदर हो तो कोई हमला नहीं कर सकता। ऐसे ही जब भी हम राइस को फोर्टिफाई करते हैं उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, जो कि बहुत ही आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा देता है। तो भारत में मैल न्यूट्रिशन भी, स्टंटिंग भी है, वुमेन्स भी एनेमिक हैं। तो इसीलिए फोर्टिफाइड राइस इज वेरी वेरी एसेंशियल, राइट। तो यहाँ पे रेगुलर राइस के साथ जो कर्नल्स होते हैं ना फोर्टिफाइड राइस के, वो डाल दिए जाएंगे, और अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज को फोर्टिफाइड राइस जो है वो रिटेन करेगा। तो आप इसको पकाएंगे। हमारे एक प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत भयानक तरीके से पका देते हैं। हम सब्जी को या इतना गला देते हैं ना कि उसके सारे न्यूट्रिएंट चले जाते हैं। ठीक है। तो ऐसा इस फोर्टिफाइड राइस में फिलहाल नहीं होगा। 2015 में सरकार ने चावल को फोर्टिफाई करना शुरू किया, और मार्च 2024 तक इन्होंने पूरी यूनिवर्सल कवरेज, मतलब NFSA के तहत सबको ये दिया, और अभी तक 406 लाख मेट्रिक टन्स फोर्टिफाइड राइस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। सरकार लगभग 11,000 करोड़ के करीब इन्वेस्ट भी करने वाली है। 925 मैन्युफैक्चरर्स और 21,000 राइस मिल्स है जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं। भाई रतन टाटा, अनफॉर्चुनेटली इनका देहांत हो गया। 86 साल के थे। मैंने तो कितने लेक्चर्स ले लिए भाई चैनल पे, आप देख सकते हैं। रतन टाटा की बायोग्राफी से लेकर मेरा ज़िंदगी का एक सपना था कि मैं एक बार रतन टाटा से ज़रूर मिलूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पूरा हो नहीं पाया। कमाल के आदमी थे, सुपर हीरो, संत आदमी, 66% पूरी वेल्थ दान करने वाले रतन टाटा। और वही है कि अब ये हमारे बीच नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ मतलब बहुत चला गया है। तो लोगों से कनेक्ट करना, लोगों से मिलना, चाहे छोटा हो, कितना भी छोटा आदमी हो, उसको उतनी ही रिस्पेक्ट देना। एक बार इनको छोटू बोल दिया था इनके बर्थडे पे, तो बहुत लोगों ने उस लड़की को बहुत कुछ बोला। अब रतन टाटा ने बोला अरे कोई बात नहीं, हर किसी में एक बच्चा है, तो छोटू बोल दिया तो क्या हो गया। फिर उस लड़की ने वो पोस्ट डिलीट कर दी। उसके बावजूद रतन टाटा ने एक पोस्ट डाली कि ये बहुत गलत हुआ है, कि उसने तो कुछ कहा भी नहीं,
और इस वजह से आपने उनको इतना ट्रोल किया कि उसने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। नहीं बेटा ऐसा मत करो, अपनी पोस्ट डालते रहो, टेंशन ना लो। तो गजब की ह्यूमिलिटी थी। 5 प्रिंसिपल जो रतन टाटा के हमेशा रहे, एथिक्स, यूनिटी, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये जो आपके प्रिंसिपल हैं ये लॉन्ग टर्म है, आप समझ रहे हो। ये प्रिंसिपल आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाते हैं। और ह्यूमिलिटी तो बहुत ही ज़बरदस्त थे ही, ह्यूमर भी कमाल का था, ठीक है। और कई बार ऐसा होता था कि जैसे रतन टाटा जो थे ना, वो एक बार मीटिंग में जा रहे थे, उनका टायर पंचर हो गया तो खुद ही टायर बनाने लगे। बाकी लोग इधर उधर हो गए, खुद टायर बनाने लगे ताकि टाइम बच जाए। एक बार बर्तन धोने लगे वो। तो ऐसे रतन टाटा जो थे एक ट्रेंड पायलट थे, आपको ये भी बता दूं, है ना। एयर इंडिया को टाटा मोटर्स ने खरीद लिया, मतलब रतन टाटा ने खरीद लिया। और अब तो एयर इंडिया, वैसे तो JID टाटा के ही पास था, लेकिन फिर जब भारत आज़ाद हुआ तो एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया, यानी कि एयर इंडिया पूरा चली गई जवाहरलाल नेहरू के पास, और उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। तो अभी रतन टाटा ने क्या किया था, एयर इंडिया को अपने अधीन ले लिया था, मतलब टाटा ग्रुप ने, ठीक है ना। और आपको बता दूं कि ताज होटल में कुत्ते अलाउड हैं, गली के कुत्ते, बिल्कुल स्ट्रीट डॉग्स अलाउड हैं, कोई रोक टोक नहीं है। रतन टाटा के जो सबसे अच्छे दोस्त शांतनु, जो कि 20 साल के हैं, मतलब 20 साल नहीं, 26-26 साल के हैं, वो रतन टाटा को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि मैंने कुत्तों के लिए एक बैंड बनाया जो रात को चमकता है। रतन टाटा ने तुरंत बुलाया, प्रिंस चार्ल्स ने बुलाया था रतन टाटा को, लेकिन वो क्यों नहीं गए, क्योंकि उनके कुत्तों की तबीयत खराब हो गई थी। तो ऐसे थे रतन टाटा, और एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा एडवोकेट करते थे। कोविड से लेकर हर जगह वो लगातार दान देते रहते थे। स्वच्छ भारत मिशन में भी उन्होंने काफ़ी कमाल का काम किया था। और आपको बता दूं कि जो भी ये बोलते थे उनको सुना जाता था। पद्म विभूषण इनको मिला है, लेकिन भारत रत्न मिलना चाहिए, चाहे जो भी हो। रतन टाटा का जो काम था ना, वो कमाल था। बाकी जो बिजनेसमैन है वो पैसे को देखते, रतन टाटा इंसानियत को देखते थे। बाकी सैमसंग की वर्कर स्ट्राइक थमने का नाम नहीं ले रही दोस्तों। और आपको बता दूं कि ये श्री पेरुम्बदूर में जो प्लांट है तमिलनाडु में, ये 2 महीना हो गया है, 60 दिन हो गए हैं, 1000 के करीब वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं कि वर्किंग कंडीशन ठीक होनी चाहिए। अब शुरुआत में कुछ बातें हुई, कुछ कंसेशंस दिए, लेकिन अभी जो मेन इशू है वो अनरिजॉल्व्ड है, ठीक है। तो ये डेंजरस है। तो वर्कर्स ये कह रहे हैं कि सैमसंग इंडिया वर्कर्स यूनियन अंडर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, आप हमको रिकॉग्नाइज करिए इसके तहत। लेकिन सैमसंग ने बोला कि ना, हम नहीं करेंगे। तमिलनाडु लेबर डिपार्टमेंट ने भी जो ये रिक्वेस्ट है उसको डिले किया है। तो वर्कर्स ने बोला कि अगर हमको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा तो हम चले जाएंगे प्रोटेस्ट पे। और यही हुआ, सितंबर से शुरू हुआ, बातें शुरू हुई, 7 अक्टूबर से सैमसंग ने बात की, सरकार ने सैमसंग ने बात की, कुछ नहीं हुआ। प्रोटेस्टेड वर्कर्स ने एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर दिया जो यहाँ पे सैमसंग सरकार ने दिया था। सैमसंग और सरकार ने मिलके बोला कि ना, और यहाँ पे एक्चुअली नॉन स्ट्राइकिंग वर्कर्स ने उसको साइन किया था। फिर भाई बातें हुई, 11 यूनियन लीडर्स को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया, और टेंशन हो गई। एक दिन और 21 अक्टूबर को स्ट्राइक हुई, ठीक है। 12 अक्टूबर को पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस अब ये हैं कि अभी आप मान के चलिए कि डीएमके की सरकार है, लेफ्ट विंग यूनियन है डीएमके के। अभी अगर ऐसा ही होगा तो फिर बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। स्टालिन अमेरिका गए थे, अब ये सब बाहर से लोग देख रहे हैं, और अगर ऐसा होगा तो कोई भी भारत में इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन भाई अब यहाँ पे जो लेबर्स है उनकी भी मांग जायज़ है कि नहीं। 1/3 जो सैमसंग का इंडिया रेवेन्यू है वो इस प्लांट श्री पेरुम्बदूर प्लांट से आता है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, 50% से ऑलरेडी जो है वो प्रोडक्शन गिर गया है। फ्यूचर यही है कि जो कोर इशू है, हमको जो कंडीशंस हम मांग रहे हैं, जो राइट्स हम मांग रहे हैं, हमको वो मिलनी चाहिए। और जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक एंटार्क्टिका में ग्रीन पैच आ गया। ये मैंने लेक्चर कवर किया था। आपको बता दूं कि 10 गुना ज़्यादा एंटार्क्टिका पेनिनसुला में ये ग्रीन पैच, यानी कि एक तरीके से एंटार्क्टिका हरा भरा हो रहा है। क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका है 1950 से लेकर अभी तक। जो वार्मिंग रेट है वो एंटार्क्टिका में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, समझ रहे हो। 0.32 डिग्री सेल्सियस पर डेकेड, हर 10 साल में। और आपको बता दो कि इसी वजह से जहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर तक ग्रीन पैचेस फैले थे 1986 में, अब वो 12 स्क्वायर किलोमीटर तक पिछले 40 साल में फैल गए हैं। यानी कि जो ग्रीनिंग रेट है वो 30% से इंक्रीज़ हुआ है। तो इकोलॉजिकल यही है कि बहुत सारी इन्वेजिव स्पीसीज आ सकती हैं जिसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम ख़त्म हो सकता है। और अगेन गर्मी और बढ़ सकती है, क्योंकि देखिए
भाई जाहिर सी बात है, जब ग्रीनरी होती है तो रिफ्लेक्शन उतने अच्छे से तो होता नहीं है, तो सरफेस और ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करेगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, बर्फ़ पिघलेगी, तो सी लेवल राइज होगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको देखा जाए और ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए। ये लेक्चर था। बाकी आप हमारे 10,000 MCQ के कोर्स को ज़रूर अवेल करिए। थैंक यू सो मच।